अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल मैंने रेगुलर वे पे एंड किया था और आपको कहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 देखाइएगा, और मुझे भी पता है कि आपने नहीं देखना था। अभी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, सेल, रेगुलर वे ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ एसेट। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें अच्छे तरीके से, ताकि जो पूछना हो फिर पूछ के फिर आगे बढ़ें। अच्छा, चूंकि सेम डेटा से तीनों केस बनाए हुए हैं ना, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इसलिए वो जो ऊपर कैरिंग अमाउंट 1000 रुपए दी हुई है वो तीनों में एक ही यूज होगी। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट सेम हो। ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ सवाल में कॉमन डेटा की वजह से ऐसा है, वरना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फेयर वैल्यू वाली क्लास हो तो कैरिंग अमाउंट थोड़ी बराबर हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ ये इस सवाल की लिमिटेशन थी कि एक ही डेटा से तीनों केस बनाए हुए थे, इसलिए तीनों के लिए 1000 रुपए ही कैरिंग अमाउंट थी। हाँ जी, कोई सवाल एतराज? कोई नहीं, एक तो बनता है यार। क्या बोला सर? ये केस 2 की लास्ट एंट्री थी। हाँ, तो उसमें ओसीआई डेबिट हो रहा था, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। हाँ, वो फिर पॉइंट प्लेस हुआ कि क्यूमुलेटिव गेन ऑफ ट्रांसफर। हाँ शाबाश। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के एंड पे मैंने जो फेयर वैल्यू अपडेशन ओसीआई में ले जाने को कहा था, उसकी इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ओसीआई में ले जाके फॉरन पीएनएल में तो क्लासिफाई कर ही देना था। इसलिए मैंने केस 2 वाला भी पीएनएल में ही डाला है एंड पे। नहीं समझ आई? जी, केस 2 की लास्ट एंट्री बता रहा हूं। चूंकि अब ये बेच दिया तो जो इस पे अब तक का गेन लॉस था वो सारा का सारा रिक्लासिफाई होना था ना। तो जब वो पीएनएल में ही डाल देना था तो एक एंट्री अवॉइड करके सीधी पीएनएल में ही उसका गेन लॉस डाल दिया। ये किया। एक मिनट, नहीं 20 कौन सा? वो 130 जो होगी 1030। ये सेटलमेंट डेट पूछ रहे हैं कि सेटलमेंट डेट केस 2 लास्ट है। नहीं, हमने तो फेयर वैल्यू लेनी नहीं है ना। हमने बाद वाली फेयर वैल्यू थोड़ी लेनी है। एक 1030 का तो कुछ नहीं करना हमने। जब हमने एसेट बेचना है, चाहे ट्रेड डेट अकाउंटिंग हो चाहे सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग हो, हमें रेट वही मिलना है जो ट्रेड डेट पे था। तो उसके बाद कोई मजीद अपडेशन तो नहीं थी। तो हमने ये 1030 का तो कुछ नहीं करना, 1025 का, 1030 का। जो कैरिंग अमाउंट 1000 से ट्रेड डेट के ऊपर 1010 हो रहा है, उस 10 को ओसीआई में ले जाने की बजाय अगर हम उसको प्रॉफिट एंड डिस्पोजल में ही डाल दें, बल्कि मैंने डाला ही ऑलरेडी डाला हुआ। सही है, सही है, मैंने ऑलरेडी वैसे ही किया हुआ है। ये वो रिक्लासिफाई वाली एंट्री हो रही है, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। ठीक है, ये वो 10 का गेन है ओसीआई वाला। देखें, ये जो लोग खामोश हैं, पता नहीं देखा नहीं देखा यार सवाल में क्या, मुझे कैसे पता चलेगा? देखा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2? कोई एतराज नहीं है? चले मैं सारा दोबारा बताता हूं। जब ट्रेड डेट अकाउंटिंग होती है तो हम ट्रेड डेट पे ही एसेट का बेचना मान लेते हैं। चूंकि ये जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ये सेम डेटा से निकाला हुआ है, इसलिए 1000 रुपए ही कैरिंग अमाउंट है, वरना असल में ऐसा हो नहीं सकता। या तो सवाल सिर्फ ओसीआई का होना था या सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का होना था। तो सिर्फ ये मैंने आईएएस की ना ओरिजिनल एग्जांपल को उठाया है, बस ये मैंने उसी फिगर को ही लिया हुआ है। तो चूंकि एक ही डेटा से उसने तीनों केसेस सिखाने थे, इसलिए तीनों में कैरिंग अमाउंट 1000 ही है। ट्रेड डेट अकाउंटिंग बता रहा हूं। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में चूंकि ट्रेड डेट पे ही बेचना मान लेंगे, तो ट्रेड डेट पे ही इसको रिसीवेबल बना के इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी और प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिए अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में पहले इनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना था, फिर रिसीवेबल की एंट्री करनी थी। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल तो वैसे ही फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में इसको बेचने पे सारा का सारा क्यूमुलेटिव गेन लॉस भी पीएनएल में ही डाल देना था, इसलिए दूसरी एंट्री में भी प्रॉफिट एंड डिस्पोजल ही क्रेडिट किया है ओसीआई के बजाय। मैं ट्रेड डेट अकाउंटिंग बता रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 की। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में ट्रेड डेट पे ही एसेट का बेचना मान लिया जाएगा।
लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, इनमें बेचने से जस्ट पहले हम इनको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में तो फेयर वैल्यू पे अपडेट करके भी बेच के पी&एल में ही जाना था 10 का गेन, तो वो कंपाउंड एंट्री में ही डाल दिया। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में होना यह चाहिए था कि पहले इसको अपडेट करते, फिर इसको जब डी रिकॉग्नाइज करते तो ये जो क्यूमुलेटिव गेन यहां डाला था ये डेबिट करके 10 रुपए, सॉरी 1010 नहीं 10 रुपए, फिर इसको पी&एल में डालना था। ये असल में होना चाहिए था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ट्रेड डेट के ऊपर, ये असल में ये होना चाहिए। इसमें चूंकि पुराना कोई क्यूमुलेटिव भी नहीं है, पहला ही साल था और इसको पी&एल में ट्रांसफर कर ही देना था, इसलिए मैंने कंपाउंड एंट्री ही कर दी, वरना असल में ये होनी चाहिए। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में केस 2 में ट्रेड डेट पे असल में ये होना चाहिए, लेकिन मैंने इनको कंपाउंड करके प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट कर दिया। जी हाँ जी बिल्कुल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जितना अब तक क्यूमुलेटिव रिजर्व में डाला था वो सारा पी&एल में डालते हैं, वही वाला काम किया मैंने। हाँ जी, रिटेन अर्निंग में नहीं, पी&एल में लाते हैं। नहीं 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 नहीं, रिटेन अर्निंग का चक्कर ही नहीं है ना बीच में। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट पी&एल क्रेडिट होना था, तो मैंने फेयर वैल्यू रिजर्व पहले क्रेडिट करना था फिर डेबिट करना था, तो मैंने कंपाउंड करके यही कर दिया। ट्रेड डेट अकाउंटिंग की एंट्री ट्रेड डेट पे, ईयर एंड पे कुछ नहीं करना क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच दी हुई है, और 4 जनवरी को बस पैसे रिसीव करने और कुछ नहीं करना। ये ट्रेड डेट अकाउंटिंग है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। जो लोग भी देख रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 ट्रेड डेट अकाउंटिंग में और कोई सवाल? सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इन्वेस्टमेंट को भी नहीं निकालना बुक्स में से। जब इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालना तो फिर रिसीवेबल भी डेबिट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि केस 2 और केस 3 में फेयर वैल्यू अपडेशन कर लेनी है। तो चूंकि अभी इसको बुक्स में से नहीं निकालना था तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई ही क्रेडिट किया है, और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल वाले में इन्वेस्टमेंट डेबिट और पी&एल क्रेडिट किया है। ईयर एंड पे मजीद कुछ नहीं किया, और 4 जनवरी को जाके कैश डेबिट और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कर दिया, और वो जो केस 2 में ओसीआई रिजर्व बनाया था वो पी&एल को रिक्लासिफाई कर दिया। रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस, परचेज ऑफ एसेट, देखें सुनता हूं मैं, रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस देखें सारी। ट्रेड डेट अकाउंटिंग, परचेज, चलो मॉडरेट कॉस्ट बता दो। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज होएगा फाइनेंशियल एसेट अगेंस्ट, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट अगेंस्ट पेएबल पीरियड, सही है। और उसके बाद फेयर वैल्यू मॉडरेट कॉस्ट में फेयर वैल्यू रिवाइज नहीं होगी, ईयर एंड पे जब सेटलमेंट डेट होगी, ठीक है, सेटलमेंट डेट पे वो पेएबल डेबिट हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट, सॉरी कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, तो सही। वो दीवार के साथ ग्रे शर्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, परचेज ऑफ एसेट, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। ट्रेड डेट पे क्या किया? सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में दूसरी वाली, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो होनी हो तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला एसेट खरीदने की एंट्रीज बता दें। ट्रेड डेट पे क्या, ईयर एंड पे क्या, सेटलमेंट डेट पे क्या। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो हो रही हो, एसेट परचेज हो रहा हो, तो 3 डेट्स है ना, एक 29 दिसंबर थी, एक 31 दिसंबर थी, एक 2 जनवरी थी। तो 29 को क्या एंट्री, 31 को क्या और 2 जनवरी को क्या? 29 दिसंबर को ही
सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग 29 को नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे ईयर एंड आ गया, ठीक है। डेबिट क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं अभी, इन्वेस्टमेंट तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी। रिसीवेबल बना लेंगे, ठीक है। और सेटलमेंट डेट पे 31 दिसंबर गुजर गई, अब सेटलमेंट डेट आ गई। किस दिन की फेयर वैल्यू पे? किस दिन की फेयर वैल्यू पे? उसी दिन, किसी दिन 29 दिसंबर, 31 दिसंबर या 2 जनवरी? पक्की बात है। इसीलिए तो कहा है इसको अच्छी तरह याद कर लें। परचेज ऑफ एसेट, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पूछ रहा हूँ, कोई एंट्री नहीं की, ठीक है, ठीक है। ओसीआई रिजर्व क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद जब ईयर एंड आएगा तो उस पे हम इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया उसको डेबिट कर देंगे और फर्दर किस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट किस अमाउंट से डेबिट होगी? उस दिन किस दिन? सेटलमेंट डेट वाली, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। और दूसरा हमारा रिसीवेबल, हमने फेयर वैल्यू जो ईयर एंड रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था वो क्रेडिट, ठीक है। और कैश रन, ठीक, सही है। हाँ जी। सेल ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, तीनों की अमॉर्टाइज भी और ओसीआई भी और हाँ जी। पहले डेट पे उसकी एंट्री करेंगे। उसकी किसकी? इन्वेस्टमेंट। पहले क्या बता रहे, अमॉर्टाइज कॉस्ट बता रहे हो या? अमॉर्टाइज कॉस्ट, ठीक है। क्या करेंगे ट्रेड डेट पे? सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी? सही है। और बस कोई गेन लॉस नहीं। इन्वेस्टमेंट बुक्स में उतने भी आ रही होगी जितने से रिसीवेबल डेबिट करना है। वो शुरू में कर लेंगे इसके अंदर पहले फेयर वैल्यू, प्रॉफिट लॉस उसी दिन नहीं, फेयर वैल्यू अपडेट थोड़ी करनी है। अमॉर्टाइज कॉस्ट में कौन सी फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे? अच्छा हाँ, एंट्री कर लेंगे उसको सेटलमेंट डेट पे। क्या एंट्री कर लेंगे? पहले ये तो क्लोज करो चैप्टर। क्या एंट्री कर लेंगे अमॉर्टाइज कॉस्ट की? ट्रेड डेट पे एंट्री करेंगे ना। क्या? रिसीवेबल डेबिट, हाँ, कितने से? जो ट्रेड डेट पे वो अमाउंट होगी। कौन सी अमाउंट होगी? कह रहे अमाउंट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ट्रेड डेट। इन्वेस्टमेंट को भी उतने से क्रेडिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जितनी हमारे पास होगी, ठीक है। और जो रिसीवेबल जो मार्केट में वैल्यू होगी उससे रिसीवेबल डेबिट करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंट, ठीक है। ईयर एंड सेटलमेंट डेट, वो जिस अमाउंट पे रिसीवेबल बनाया हो उस अमाउंट पे एंट्री कब? सेटलमेंट डेट। और ईयर एंड पे? ईयर एंड पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, परचेज ऑफ एसेट। ठीक है। ईयर एंड बच्चों वाली बात है। पढ़ा नहीं। अच्छा, अच्छा, ये जो कैमरे के पार दुनिया बैठी हुई है ये भी कम से कम बार बार रिवाइज तो कर लें। अभी मेरे सामने चलो नहीं है। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, सेल ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। शुरू से क्या बना? ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एसेट जाना है तो उसका जो गेन लॉस जो भी होगा तो हम कर लेंगे। कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्या डेबिट क्या क्रेडिट? हम डेबिट करेंगे, सेल कर रहे हैं तो रिसीवेबल डेबिट
और जो भी PLN है PLN में जाना कुछ। अच्छा ठीक है, फिर आगे ईयर एंड, नहीं करेंगे। ठीक है, सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट के ऊपर जाके हम इसमें हमारा रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ऐसे क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड डेट पे क्या किया था? ट्रेड डेट के ऊपर रिसीवेबल डेबिट किया था और PLN को। अच्छा ठीक है। और जब हम सेटलमेंट डेट पे जाएंगे तो जो हम रिसीवेबल डेबिट किया था या इन्वेस्टमेंट डेबिट की थी? मैंने सेल ऑफ एसेट पूछा, परचेज ऑफ एसेट पूछा। हाँ, तो एसेट तो बुक्स में ऑलरेडी है, तो रिसीवेबल किस बात का? मतलब जो गेन लॉस अगर हम फ्यूचर में जब सेल करेंगे तो उसकी वजह से जो गेन लॉस आएगा वो शुरू में हम ट्रेड डेट में रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे या इन्वेस्टमेंट को अपडेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट बुक्स में हमारी ऑलरेडी है, तो उसी को अपडेट करेंगे या कोई अलग रिसीवेबल बनाएंगे? उसी को अपडेट करेंगे ना, अलग रिसीवेबल क्यों बनाएंगे? कर लिया अपडेट, आगे सेटलमेंट डेट पे क्या करें अब? सेटलमेंट डेट के ऊपर जैसे उसको क्रेडिट और जो हमने अमाउंट, ठीक है। हाँ जी, वो सबसे एंड पे सेल ऑफ एसेट, एमोर्टाइज कॉस्ट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग। रिसीवेबल कितने से बनाएंगे? ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप अटेम्प्ट से पहले याद करेंगे तब सब मिक्स हो गया होगा। अभी जब पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो कर लें भाई साथ साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी देखें, ये भी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ही है, उसी को मैंने उठाया हुआ है। इसमें एक एसेट सेल हो रहा है, एक परचेज हो रहा है। एक पे परचेज की अकाउंटिंग लग रही है, एक पे सेल की अकाउंटिंग लग रही है। एक पे ट्रेड डेट अकाउंटिंग लग रही है, एक पे सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग लग रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये भी IAS की एग्जांपल है, वो उठाइए मैंने। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देख लें, दबानी देख लें। सवाल कहाँ है देखने को? देख लिए? बॉन्ड ही है, इसके एग्रीमेंट नहीं होगा, ये एग्रीमेंट है। हाँ जी, देख लें सारे, तो मैं करता हूँ डिस्कस। हाँ जी,
चलें बताता हूं जी। बॉन्ड ए बेच रहे हैं और उसके बदले में बॉन्ड बी खरीद रहे हैं। बॉन्ड ए इमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखा हुआ था, जबकि बॉन्ड बी को रखना है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। इमोर्टाइज कॉस्ट वालों के लिए, यानी ये जो बॉन्ड ए था, इसके लिए एंट्री सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग के मुताबिक होनी है, और जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L रखते हैं यानी बॉन्ड बी, उसके लिए अकाउंटिंग ट्रेड डेट वाली होनी है। अब ट्रेड डेट पे ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, कितने पैसे लेने देने होंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि जितने का डिवेंचर ए था उतने का ही डिवेंचर बी था। ट्रेड डेट पे डिवेंचर ए भी 10,100 का है और डिवेंचर बी भी 10,100 है, तो पैसे तो लेने देने कोई नहीं, कैश कोई इन्वॉल्व नहीं होना इसके अंदर। अब जो बॉन्ड बी है उसकी परचेज के लिए ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो होनी है, यानी 29 तारीख को ही बॉन्ड बी डेबिट हो जाएगा। और पेएबल क्रेडिट, बेशक पैसे नहीं देने अभी, लेकिन बदले में डिवेंचर ए तो देना है ना, तो पेएबल रिकॉर्ड हो जाएगा। और ईयर एंड पे आके इसको अपडेट करेंगे और 4 तारीख को फिर अपडेट करेंगे। परचेज ऑफ एसेट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, एक तो ट्रेड डेट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ईयर एंड पे अपडेट होगा, सेटलमेंट डेट पे फिर अपडेट होगा। तो इसलिए सिर्फ बॉन्ड बी की बात कर रहा हूं मैं कि पहले इसको ट्रेड डेट पे रिकॉर्ड किया, पेएबल बना लिया, फिर ईयर एंड पे जाके इसको 10,100 से 10,090 पे यानी 10 रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया, और 4 तारीख यानी सेटलमेंट डेट को फिर से 20 रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया। ये है बॉन्ड बी। बॉन्ड बी ट्रेड डेट अकाउंटिंग, परचेज ऑफ एसेट। ये ट्रेड डेट पे ही रिकॉर्ड कर लेना, पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और ईयर एंड पे भी अपडेट करना और सेटलमेंट डेट पे भी अपडेट करना। बॉन्ड बी ओके। अच्छा, डिवेंचर ए, डिवेंचर ए सेल हो रहा है और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है, तो ट्रेड डेट पे इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, इसलिए 29 तारीख को डिवेंचर ए नजर ही नहीं आ रहा, और ईयर एंड पे भी इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई जब गेन लॉस ही कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि 1-2 दिन का फर्क है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं डाला बीच में, वरना इंटरेस्ट की तो अकाउंटिंग हो रही होगी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले पे भी और फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले पे भी, उस पर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हो रही होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद सेटलमेंट डेट जब आई, तो वो जो बॉन्ड बी खरीदने का पेएबल बनाया हुआ था उसी के अगेंस्ट तो ए देना था, तो इसलिए सेटलमेंट डेट पे जाके पेएबल डेबिट और ए क्रेडिट, यानी अगर ए बेचते पैसे लेके तो 10,100 कैश ही डेबिट होना था ना, तो उस कैश की जगह पेएबल डेबिट हो गया, और डिवेंचर ए क्रेडिट और 100 रुपए का प्रॉफिट एंड डिस्पोजल आ गया। क्या जी? सेटलमेंट डेट 4 है ना? सेटलमेंट डेट 4 लिखा तो है। इसकी सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, रेगुलर वे परचेज, रेगुलर वे सेल, डन। ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लग रहा है ना? ये छोटी छोटी चीजें ये तो भूल जाएंगे यार, मिक्स होती रहेंगी, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो। देखें, एक क्विक रिकैप देखें। परचेज ऑफ एसेट है, मैं 6 के 6 आपको दोहरा रहा हूं। परचेज ऑफ एसेट ट्रेड डे अकाउंटिंग, 6 के 6 नहीं 12, पता नहीं 12 के 12 जो भी। परचेज ऑफ एसेट ट्रेड डे अकाउंट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है तो ट्रेड डेट पे ही इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ईयर एंड पे कुछ नहीं, सेटलमेंट डेट पे पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ट्रेड डेट पे ही इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट अपडेट, सेटलमेंट डेट पे इन्वेस्टमेंट फिर अपडेट, और सेटलमेंट डेट पे पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। यही सेम सलूक फेयर वैल्यू थ्रू P&L में भी होगा, बस दोनों में फर्क यह है कि एक में वो गेन लॉस OCI में जाना है और एक में P&L में जाना है। ये है परचेज ऑफ एसेट ट्रेड डेट अकाउंटिंग। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, इमोर्टाइज्ड कॉस्ट ट्रेड डेट पे कुछ नहीं होना, ईयर एंड पे कुछ नहीं होना, सेटलमेंट डेट के ऊपर कैश डेबिट, एसेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ट्रेड डेट पे बेशक इन्वेस्टमेंट को हमने बुक्स में से नहीं निकालना, लेकिन रेट हमें उसी दिन पता लग गया तो उसी दिन उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट ही को अपडेट करेंगे, रिसीवेबल पेएबल को नहीं, इन्वेस्टमेंट को ही। वही इन्वेस्टमेंट अपडेट होगी, गेन लॉस OCI में चला जाएगा। ईयर एंड पे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि अब मजीद वैल्यू बढ़ने कम होने का हम पे कोई असर नहीं होना, तो ईयर एंड पे कुछ नहीं होगा। और सेटलमेंट डेट पे जाके इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे, क्रेडिट, कैश, डेबिट, और वो जो OCI बनाया हुआ था वो सारा का सारा P&L को रिक्लासिफाई। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो ईयर ट्रेड डेट के ऊपर, बेशक मैं बोल रहा हूं लेकिन अपने आप को तो दोहरा लेना, फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास है, ट्रेड डेट अकाउंटिंग है, परचेज ऑफ एसेट बता रहा हूं।
तो ट्रेड डेट के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट कर लेंगे बस, ईयर एंड पे कुछ नहीं करेंगे, और बेचते हुए कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये हो गई परचेज ट्रांजैक्शन। अगर सेल ट्रांजैक्शन है, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया कुछ, पहले मैंने सेल ट्रांजैक्शन बोल दी और वो भी सेटलमेंट डेट वाली बना दी मैंने। परचेज और ट्रेड डेट वाली। मैं खामोश हूं, पहले अपने आप को तीनों दोहरा लें खामोशी से, नोट्स देखे बगैर पहले अपने आप दोहरा लें। परचेज ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, तीनों दोहरा लें अपने लिए, फिर बोलता हूं मैं। ये जो छोटी छोटी ट्रिकी चीजें होती है ना, ये बार बार दोहराने से ही याद हो, क्योंकि अगर आप एक दफा पढ़ के आपको लगे कि समझ आ गया है, तो इनके समझ आने पे एतराज नहीं है, ये आपको याद ही नहीं रहना, तो ये बार बार दोहराना पड़ेगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि आईएएस साथ लेके जाना तो है, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के देख लें, ओरिजिनल आईएएस से पढ़ लें। जब मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट करा दूं ना, फिर आप ओरिजिनल आईएएस से जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़ के देखिएगा। नहीं, फिर भी जो पढ़ने के शौकीन हो, वो जब मैं टॉपिक कंप्लीट करा लिया करूँ ना, आईएएस पढ़ के देखा जरूर करें। मैंने शुरू में भी कहा था कि 2-3 आईएएस के साथ ये सलूक करके देख लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए। नहीं, वो तो है, लेकिन खुद पे भी होना चाहिए ना, कोशिश करें। अगर टाइम हो और दिल भी हो तो पढ़ना चाहिए स्टैंडर्ड। लेकिन परचेज ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, एमोर्टाइज कॉस्ट, परचेज ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, एमोर्टाइज कॉस्ट। ट्रेड डेट के ऊपर 29/12, 31/12 और 4 जनवरी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ईयर एंड पे कुछ नहीं, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि एक में गेन लॉस ओसीआई में जाना है, एक में पीएनएल में जाना है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पीएनएल, पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट को अपडेट करना है, और पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये हो गई परचेज की ट्रेड डेट अकाउंटिंग। परचेज की सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, चलिए मैं ही बताता हूं। परचेज ऑफ एसेट, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, एमोर्टाइज कॉस्ट कोई एंट्री नहीं करनी, ईयर एंड कोई एंट्री नहीं करनी, सेटलमेंट डेट, कैश डेबिट, जितने ट्रेड डेट वाली फेयर वैल्यू होती, क्योंकि रेट तो वही लो, क्या कर रहा हूं मैं यार। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रेड डेट वाली, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रेड डेट वाली, क्योंकि रेट वही वाला लॉक है। जब भी हम पैसे ले दे रहे होंगे तो वो ट्रेड डेट वाला ही रेट है। तो परचेज ऑफ एसेट, सेटलमेंट डेट, कोई एंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज कर रहे हैं, परचेज, कोई एंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सेम है, बस ओसीआई और पीएनएल का फर्क है। ट्रेड डेट पे कोई एंट्री नहीं, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू का गेन लॉस होगा रिकॉर्ड, लेकिन गेन है तो रिसीवेबल रिकॉर्ड, लॉस है तो पेएबल रिकॉर्ड। सेटलमेंट डेट, फाइनली इन्वेस्टमेंट डेबिट, किस दिन की फेयर वैल्यू पे, इसी 4 तारीख की फेयर वैल्यू पे, बिल्कुल ताजी इन्वेस्टमेंट डेबिट। कैश उतना क्रेडिट जितना पहले ट्रेड डेट वाला था, और फिर ये जो मजीद इजाफा हुआ है ये भी पीएनएल या ओसीआई में जाएगा और पुराना रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। ये हो गई परचेज ऑफ एसेट की अकाउंटिंग। ये बार बार दोहराएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगी। हाँ जी, ये सारी चीजें मैंने अपनी सोच से एक्स्ट्रा की, मैं उम्मीद नहीं थी कि कर रहा हूँ क्लास में जाकर, मैंने तो इम्पेयरमेंट पढ़ानी थी। सेल ऑफ एसेट, पूछना कुछ? सेल ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग। अगर अमॉर्टाइज कॉस्ट है तो ट्रेड डेट पे ही इसका बेचना रिकॉर्ड कर लें। ये ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में ये याद रख लें कि परचेज है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट ट्रेड डेट पे हो जानी है, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है सेटलमेंट डेट पे जाके होनी है। सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट को बुक्स में से निकालना, ट्रेड डेट अकाउंटिंग ट्रेड डेट पे निकाल देंगे, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सेटलमेंट डेट पे जाके निकालेंगे। ये तो उन नामों के साथ ट्रांजैक्शन की पहचान है। उसके अलावा कोई भी और बीच में शॉर्टकट तुक्के कुछ भी हो सकता है, बस सही याद करें और याद करें। सेल ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, अमॉर्टाइज कॉस्ट, ट्रेड डेट पे ही इसको बेचना मान लेंगे, लेकिन पैसे अभी नहीं मिले तो रिसीवेबल डेबिट, लेकिन रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की अमाउंट फर्क होगा तो उसका गेन लॉस आ जाएगा।
ईयर एंड पे कुछ नहीं करना और सेटलमेंट डेट पे जाके कैश, डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसको पहले करेंगे अपडेट, क्योंकि डी रिकग्निशन के टाइम अपडेट करना होता है। और फिर साथ ही रिसीवेबल, डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ईयर एंड पे मजीद कुछ नहीं करना, यहां जाकर कैश, डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट और जितने रिजर्व में रखे हुए थे वो सब P&L को। नहीं, हाँ ऐसे ही है। पता नहीं यार मैंने क्या बोल दिया, बट ठीक है, याद कर लें, याद कर लें। नहीं मेरा तो पास है ना, आप कर लें, याद कर। लेकिन इस सारी कार्रवाई का एंड रिजल्ट ये है कि करना याद ही पड़ेगा, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, इसको बार बार अच्छी तरह याद करना पड़ेगा और दोहराना पड़ेगा। अच्छा जी, रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस बस इतनी ही थी। और चूंकि अभी आज रात को खैर क्या होमवर्क करना है आपने, तो अगर तो आप सैटरडे को टाइम निकाल सकें तो संडे वाली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये काम करना यार जरूर है। बताता हूं ना, बताता हूं। रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस का तगड़ा एक ही बार सवाल आया है, ये उसके अलावा मुझे इसका सवाल नहीं मिला, एक ही सवाल आया और वो भी फॉरेन करेंसी मिक्स करके आया है। तो इसलिए आपकी बहुत मेहरबानी कि अगर आप पहले इसको अच्छी तरह रिवाइज करें, अगर तो सैटरडे को कर सके आप ये काम तो संडे वाली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ना कर सके तो मंडे वाली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन करना जरूर है। जो ये होमवर्क करें अल्लाह ताला पहली टाइम में पास हो जाए और उनकी शादी भी जल्दी हो जाए। बता रहा रुको जरा, सब्र करो। पास पेपर्स वाले सेक्शन में पहला ही सवाल है दिसंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इसको करने से पहले ना आपने अच्छी तरह ये रेगुलर वे की चारों चीजें अच्छी तरह रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि उनको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे तो फिर ये सवाल में आप IAS 21 के मसले हैंडल कर पाएंगे। वरना अगर आपने उन्हीं को रिवाइज नहीं किया होगा तो साथ IAS 21 भी मिक्स हो रहा है। इसमें इन्होंने एक सेल डाली हुई है, एक परचेज डाली हुई है, और ट्रेड डेट से भी करने को सवाल का है और सेटलमेंट डेट से भी करने को सवाल का है, यानी बड़ा कंप्रिहेंसिव सवाल बनाया हुआ है 16 नंबर का। हाँ जी, दिसंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा सवाल है। इसमें आईकैप के सोल्यूशन से मुझे एक इख्तलाफ था, तो मैंने जो पीछे सोल्यूशन छापा है वो अपना छापा हुआ है। आप में से जो लोग भी आईकैप का सोल्यूशन देखना चाहें जरूर देखें और फिर जरूर डिस्कस करें कि आप को आईकैप के सोल्यूशन से इख्तलाफ है या मुझसे इख्तलाफ है। क्वेश्चन 2 दिसंबर 11, जो कि मेरी बुक में पास पेपर्स वाले सेक्शन में पहला ही सवाल है, ये करके आइएगा। है जी, ये है जी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। हाँ, ये उसके बाद नहीं आया। इम्पेयरमेंट, ये कॉन्सेप्ट समझ लें पहले, फिर इसके रूल्स पे आता हूं जी। अगर ये इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो तो उसकी कैलकुलेशन कब से स्टार्ट है, डेट से या सेटलमेंट? देखें, 1-2 दिन के इंटरेस्ट पे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, वो तो आखिरी लाइन में जाके वैसे ही हम बैलेंसिंग ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए 1-2 दिन का इसमें इतना मसला नहीं होता। बहरहाल जब इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज होगी तो इंटरेस्ट पड़ना शुरू होगा ना। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए सवाल ये पूछा था कि ट्रेड डेट अकाउंटिंग है, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है, परचेज ऑफ एसेट, तो इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होना शुरू होगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा। ओए होए, ये गया ना मार करो रियान, ये कबर में गया ना, अब तो नहीं वापस आएगा, है ना? यहाँ से नहीं आएगा ना वापस। नहीं, चलो ब्रेक में लेना, खैर है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, IAS 36
IAS 36 मेनली लगता था PPE और इंटेंजिबल एसेट्स। कैसे कैलकुलेट होता है इम्पेयरमेंट लॉस? IAS 36 रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ये इम्पेयरमेंट टेस्ट करते कब है? जब इंडिकेशन हो। तो इन अदर वर्ड्स, जब कुछ होगा तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी और फिर देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इम्पेयरमेंट लेस खुद ही सोचते रहना है, खुद ही बुरा सोचते रहना है, मनूस है बस कि पैसे डूब ही जाएंगे, पैसे आने ही नहीं हमें वापस, ये होना ही नहीं है। खुद ही उल्टा सोचते रहेंगे और उल्टे को सोच के लॉस बनाते रहेंगे। तो जो इससे पहले इम्पेयरमेंट थी वो उसको इनकर्ड लॉस मॉडल होता है, वो यानी होगा तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल होता है। अभी इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री करते हैं, साथ ही इम्पेयरमेंट लॉस की भी एंट्री कर लेते हैं और खुद ही सोचते रहते हैं कि इसमें कितना पैसा हमारा डूब जाएगा। तो इसमें एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल चलता है। तकरीबन वैसी सी चीज है, यानी वो जो आप बचपन में डेटर्स की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, तकरीबन ये वैसी सी चीज है। इसमें 2-3 टर्म समझ लें। एक चीज है क्रेडिट लॉस। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि ऐसी खुद ही से वैल्यूज ले रहा हूं कि 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं और जो रिमेनिंग कैश फ्लोज रहते हैं अब से साल बाद यानी 2021 में 500 मिलना है, 2022 में 500 मिलना है, 2023 में 500 मिलना है और 2024 में 10,500 मिलना है। 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं और ये अभी 4 साल इसके बाकी हैं। अभी फिलहाल 31 दिसंबर 20 पे इसकी कैरिंग अमाउंट थी, चलो बाद में लिखता हूं। हम अब अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्टूडेंट ने क्या करना है ये वो नहीं बता रहा। अभी स्टूडेंट ने इसका बहुत ही आधा काम करना होता है। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि है क्या चीज। 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं और रिमेनिंग 4 साल बाकी हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं जो तय हैं और अभी इस वक्त ये इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में जितने पे भी आ रही है कैरिंग अमाउंट वो मैं लिखता हूं। अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये पैसे मिल भी जाएंगे? नहीं जी, नहीं मिलेंगे। अच्छा, शायद हमें 2021 वाला 500 तो मिल जाए, ये शायद 200 ही मिलेगा, ये नहीं मिल सकेगा और इसमें से भी हमें हार्डली कोई 8,000 रिकवर होना और बस कंपनी खत्म हो जानी है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इतना कैश मिल जाएगा। अभी हम 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं। ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो हमें मिलने की उम्मीद है, इनकी निकलेगी पीवी, जस्ट लाइक रिकवरेबल अमाउंट, बल्कि वैल्यू इन यूज के फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। ये निकल आई 7200 और आज हमारी कैरिंग अमाउंट थी 10,100। चलो, हमारी बुक्स में एक एसेट आ रहा है इतने पे, जबकि हमें लगता है उससे रिकवर सिर्फ इतना हो सकेगा। तो कितना डूब जाएगा डिफरेंस? 10,100 7200 कितना डूब जाएगा? 20। इसको कहते हैं क्रेडिट लॉस। अब शेयर्स की बात भी ठहरे, ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस शेयर्स वाली बात लग रही थी, डिवेंचर्स वाली बात थी। शेयर्स में तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस कोई नहीं होते। हाँ हाँ, ऐसा ही है। कंपनी के हालात खराब है ना, कॉन्ट्रेक्चुअली यही मिलने हैं, लेकिन जिस कंपनी के डिवेंचर्स हैं उसके हालात खराब हैं। हमें लग रहा है कि शायद इतना नहीं, इतना मिल सकेगा, रिकवरी नहीं। हमें 2023 में जाके कहेंगे पैसे मुक गए, हमारे पास पैसे नहीं, फिर 2024 में उसकी कंपनी बंद कराएंगे, सारी लिक्विडेशन का प्रोसेस चलेगा, फिर टोटल हमें सिर्फ इतना मिल पाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा, तो सॉर्ट ऑफ वैल्यू यूज होगी ना। तो ये जो 2900 है इसको क्रेडिट लॉस कहते हैं। कैलकुलेट कैसे किया मैंने? कैरिंग अमाउंट में से ये चीज माइनस की, जो कि कैसे निकली? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस की पी। इसको बोलते हैं क्रेडिट लॉस। लेकिन ये कंपनी के हालात खराब होने पे, कंपनी के कुछ जगह यार ये चार्जर इधर लगा लो, चार्जर नहीं क्या बता रहा था।
हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी के डिवेंचर्स में, वो हमारी इन्वेस्टमेंट बुक्स में अभी इतने पे आ रही है, 4 साल इस इन्वेस्टमेंट के बाकी हैं, और हमें ऐसी टेंशन हो रही है कि शायद जिस कंपनी के हालात, जिस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, अगर उनके हालात खराब हो गए, अच्छा हुए नहीं अभी, अगर हालात खराब हो गए तो हमें इतनी रिकवरी हो सकेगी। अगर ये हो गया वाकई तो हमारा पैसा डूब जाएगा, कितना लॉस होगा, ये है क्रेडिट लॉस। लेकिन कंपनी के हालात अभी असल में खराब हुए नहीं है, ये ऐसे ही हम बुरा बुरा सोच रहे हैं, अभी कंपनी के हालात नहीं हुए हैं खराब, हम ऐसे ही बस सोचे जा रहे हैं कि अगर खराब हो गए तो फिर अगर खराब हो गए तो ये होगा, और अगर ये हुआ तो इतना लॉस हो जाएगा। इस लॉस को कहेंगे क्रेडिट लॉस। लेकिन चूंकि असल में भी हालात खराब नहीं हुए, हम सिर्फ खुद ही सोचे जा रहे हैं कि अगर हालात खराब हो गए तो ये होगा। तो अगर हालात खराब हो गए तो क्यों हो गए, अगर उन्होंने फलानी फैक्ट्री बंद होगी कर दी ना तब होंगे हालात खराब, या अगर वो सीईओ बदल दिया तो होना ये मसला, या फिर वो जो उनकी फलानी कंपनी से डील चल रही है, या वो जो फलाना केस चल रहा है, अगर वो केस ये हारेंगे तो हालात खराब होंगे, या वो जो उनको लाइसेंस मिला हुआ था फलाने मुल्क से और वो एक्सपायर हो रहा है 2022 में, अगर वो एक्सपायर हो गया तो ये मसाइल होंगे। यानी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जिनके होने में इनकी बर्बादी छुपी हुई है। अभी इस वक्त जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया उनके हालात अभी खराब हुए नहीं हैं, अगर हो गए तो फिर ये रिकवरी हो सकेगी और इतना पैसा डूबेगा। ये जो डूबेगा ये 2900 है, लेकिन ये हालात अभी खराब नहीं हुए। हालात खराब होंगे तो किसी वजह से ही होंगे, वो वजह हमने खुद ही सोचनी शुरू कर दी। हो सकता, अच्छा ऐसे नहीं कि खुद ही उल्टे उल्टे सोचे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ रियलिटीज होंगी। जैसे इनको एक कतर की किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा 2023 तक का, और वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा होगा और हमें लगता होगा शायद वो रिन्यू ना हो सके। अगर रिन्यू ना हो सका तो ये मसला हो जाएगा। तो कुछ इंसिडेंट्स के साथ ये हालात की खराबी लिंक हो सकती है। केस पेंडिंग हो सकता है, इस कंपनी के खिलाफ काफी सारे केसेस हुए हैं, उन केसेस के फैसले पे डिपेंड कर रहा है। तो कई ऐसी पेंडिंग चीजें हो सकती हैं जिन पे इन हालात की खराबी असल में होना डिपेंडेंट है, तो उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर हालात खराब हो गए तो ये होगा, लेकिन कंफर्म हालात खराब होंगे नहीं, तो कोई चांसेस तो होंगे हालात खराब होने को, प्रोबेबिलिटी। हालात खराब हो गए जिसकी वजह से ये लॉस हो जाएगा, और वो हालात खराब होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो इसको 30% से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कहलाएगा। ये दो टर्म्स और सिखानी, फिर मैं आगे इसके रूल सिखाता हूं। एक मैंने कहा क्रेडिट लॉस। क्रेडिट लॉस क्या है, जो हमने कैलकुलेट कैसे किया, कैरिंग अमाउंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी का डिफरेंस, ये क्रेडिट लॉस है। और जब इनके हालात खराब होंगे तो ये मसला होगा, हालात अभी खराब हुए नहीं है, और अगर हालात खराब हुए तो ये हो जाएगा। और हालात खराब होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब उसको प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स से 30% प्रोबेबिलिटी है, तो अगर उसको 30% से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस तक ओके। ये जो हालात खराब होने के चांसेस हैं, अगर वो हालात खराब हो गए तो पैसा डूब जाना, अगले 12 महीने के अंदर अंदर खराब हो जाएंगे, इस बात के चांसेस 20% है। ये 30% वाली बात खत्म कर दी मैंने, बस 30% से सिर्फ इतना बताया था कि ये क्या चीज है, एक्सपेक्ट, बस ये बात पूरी कर दी मैंने। अब एक और बात बता रहा हूं, ये जो हालात खराब होने हैं जिस वाकये से कोर्ट के केस का फैसला आना है, वो अगले 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। यानी वो वाकया अगले 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा जिसकी वजह से ये कंपनी डूब सकती है। अगले 12 महीने के अंदर अंदर वो वाकया हो जाने के चांसेस 20% है। अगर हम इस 2900 को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहलाता है 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और क्रेडिट लॉस का फर्क ओके। क्रेडिट लॉस जो कैलकुलेट किया और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोबेबिलिटी नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेड लॉस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब उसमें आगे मजीद दो बातें मैंने की हैं कि ये जो हालात खराब होने हैं जिस वाकये की वजह से होने हैं, वो वाकया अगले 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, इस बात के चांसेस 20% हैं। तो जब 20% से मल्टीप्लाई करेंगे 2900 को, तो जो आंसर आएगा उसको कहेंगे 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। और अगर सिर्फ अगले 12 महीने की नहीं, पूरे रिमेनिंग 4 साल की बात करें कि पूरे 4 साल में कभी भी वो वाकया आ जाए जिससे हालात खराब हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 45% है। अगले 12 महीने के अंदर अंदर वो वाकया हो जाने की प्रोबेबिलिटी 20% है, और पूरे 4 साल में कभी भी वो वाकया हो जाने की प्रोबेबिलिटी 45% है। तो इस 2900 को 20% से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और 45% से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये फिगर्स दी होंगी। ये सारी चीजें फिर से एक बार रिकैप सुन लें। 2900 कैसे कैलकुलेट हुआ, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल कैसे निकाली,
अच्छा, इसको कहते नहीं रिकवरेबल अमाउंट, वैसे मैं आपको IAS 36 के रेफरेंस से बता रहा हूं कैसे निकाली। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट वही वाला, वही जो इफेक्टिव रेट है ना, वही वाला जो आंसर निकला उनका डिफरेंस, ये क्रेडिट लॉस है। ये भी हुआ नहीं है, ये क्रेडिट लॉस है। ये लॉस हो जाएगा, फलाना वाकया होगा तो हालात खराब हो जाएंगे, उस वाकये होने की प्रोबेबिलिटी से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। लेकिन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस दो तरह का है। ये हालात खराब जिस वाकये की वजह से होने हैं, वो वाकया अगले 12 महीने के अंदर हो सकता है, इसके चांसेस से 2900 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। और वो वाकया रिमेनिंग लाइफ में कभी भी हो सकता है, उसके चांसेस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। चैप्टर में आए, पेज पेज 10 पे आए। सबसे पहले तो ऊपर वाला डब्बा पढ़ लें, बिल्कुल टॉप पे, कि ये टॉपिक है ही किसके लिए। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो है ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए टॉपिक ही नहीं है। ये जो हम इंपेयरमेंट वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लोज तो उसमें कोई है ही नहीं ना, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये टॉपिक ही नहीं है। ये टॉपिक है ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के लिए, नहीं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स नहीं मैं कहता, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वालों के लिए और OCI वालों के लिए। फेयर वैल्यू, दोबारा सुनिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए तो सिरे से ही नहीं है। अब रह गए वो एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है, उनमें से अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाले के लिए है और फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले के लिए है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले के लिए भी नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला हमने हर साल उसको फेयर वैल्यू पे तो अपडेट कर ही देना है। अगर उन डिवेंचर्स के हालात खराब हो रहे होंगे तो फेयर वैल्यू अपडेशन के अंदर वो आ ही जाएंगे, तो फिर अलग से इंपेयरमेंट लॉस की क्या जरूरत है। वो P&L में नहीं ना आ रहा होता, वो तो OCI में जाता ना गेन लॉस। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L होगा तो उसमें तो गेन लॉस P&L में आ ही जाना है। जैसे जैसे कंपनी के हालात खराब हो रहे होंगे, डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू में वो चीज आती जाएगी, फेयर वैल्यू थ्रू P&L से वो गेन लॉस P&L में आता जाएगा, तो अलग से कोई इंपेयरमेंट लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक पहले तो मैंने, अच्छा हमने 5 क्लासेस टोटल पढ़ी हुई हैं, 2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और 3 डेट इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे टॉपिक ही नहीं है, बाकी रह गए 3, उनमें से फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले के लिए भी ये नहीं है। तो ये टॉपिक है अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए और फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए, इक्विटी वाला नहीं, डिवेंचर्स वाला, ये उनके लिए है टॉपिक। ये पहले डब्बे से बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब जो दूसरा बड़ा सा डब्बा है, इसमें से मैंने आपको क्रेडिट लॉस भी बता दिया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी बता दिया, लाइफ टाइम भी बता दिया, 12 मंथ भी बता दिया, चारों पढ़ लें। बाकी 3 चीजें आज की क्लास के लिए नहीं है, पहली 4 चीजें पढ़ लें, बस उन्हीं पे करूंगा बाकी बात। इस डब्बे के अंदर पहली 4 बता दी हैं आपको। ये जो ब्रैकेट में बोल्ड करके लिखा हुआ ये रहने दें, अभी क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट ये रहने दें, ब्रैकेट से पहले तक पढ़ लें बस। जी जी, इसमें करता हूँ बात, अभी तो टर्म समझाई है, इनका करना क्या है ये आगे आ रही बात है। 2900 को 870 कैसे बनाया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ना, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। तो ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव रिस्क्स ऑफ डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी, उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब कोई चीज हम कहते हैं कि हमने एक प्रोबेबिलिटी से वेटेड एवरेज किया हुआ है, मतलब समेशन PX प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैंने तो कहा, हाँ जी उसी को कहा, हाँ जी जी, 10,100 कैरिंग अमाउंट है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पहली वाली लाइन है ना, द डिफरेंस बिटवीन क्या, ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज दैट आर ड्यू टू एन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये क्या, इसका मतलब कैरिंग वैल्यू है। देखो असल में ना, असल में पहली लाइन का मतलब कैरिंग वैल्यू नहीं है, असल में उसने किया क्या है, ये कैश फ्लोज मैंने क्या किया, इनकी पीवी कैरिंग अमाउंट ही है ना, कैरिंग अमाउंट इनकी पीवी होती है ना, जो बाकी रह गए उनकी पीवी कैरिंग अमाउंट है।
मैंने क्या किया, इनकी पीवी को कंपेयर किया। जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसका मतलब है कि इनका डिफरेंस लें, यानी 0, 300, 500, 2500, उनकी पीवी निकालें तो वो भी 2900 ही आएगी। अंग्रेजी में ये लिखा हुआ। वही जो हम यूज कर रहे होते हैं, जिस पे टेबल बन रहा होता है वही वाला है। वो आगे है ना क्रेडिट रजिस्टर्ड एक, वो कल इंशाल्लाह। कहाँ? हमारी बुक्स के मुताबिक इतना पैसा मिलना ही उसकी पीवी होती है। जो कैरिंग अमाउंट होती है ना, एक्चुअली वो इन फ्यूचर कैश फ्लोस की पीवी होती है, और इतना मिलना है हमें, ये उसकी पीवी है। तो जो उनका डिफरेंस है वो वही अमाउंट है जो नहीं मिलनी है। हाँ, उसमें आपने वो जो लॉस हम एक्सपेक्ट करेंगे वही मिलेगा, उसमें एक दफा आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके नहीं, मैं वो उसको अंग्रेजी का मतलब बता रहा था। देखें, ये 10,100 आज इसकी कैरिंग अमाउंट है जो कि इनकी पीवी है। एक्सपेक्टेड है कि ये मिलेगा, ये इसकी पीवी है। दोनों की पीवीज का डिफरेंस लेने 2900 आ गया। या फिर इसका डिफरेंस लें, इसका डिफरेंस कुछ नहीं, इसका डिफरेंस 300, इसका डिफरेंस 500, इसका डिफरेंस 2500। अब ये डिफरेंस आ गए, इन डिफरेंसेस की पीवी लें, वो भी 2900 ही बनेगी। आप पहले 2900 की क्रेडिट लॉस की बात पूछ रहे हैं। क्रेडिट लॉस वाली बात समझ आ गई। जो पहले अंग्रेजी लिखी हुई है वो क्रेडिट लॉस लिखा हुआ है, हो गया खत्म। अब आगे बोले। उसका इफेक्ट इंक्लूड करके जो लॉस आ रहा है इसका 2900 आ गया वो। हाँ, 30% आप मजीद लगा रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे 30% मजीद लगा रहा हूँ। 2900 लॉस है, लेकिन क्या कंफर्म होगा? नहीं, 30% चांसेस है कि होगा। अरे वही तो 2900 है। 2900 की उम्मीद है कि डूब जाएगा। आप अभी 30% को छोड़ें, पहले सिर्फ 2900 की बात बताएं। क्या है 2900? एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, कैश फ्लोस का डिफरेंस। यानी अगर यही हुआ कि हमें इतने ही मिले तो हमारा 2900 डूब जाएगा। ये क्रेडिट लॉस है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो कंपनी के हालात खराब होंगे तो ये पोजीशन आएगी। और कंपनी के हालात क्यों खराब होंगे? वो जो केस में फंसे हुए हैं, केस का फैसला आएगा तो हालात खराब होंगे। अब वो केस का फैसला आएगा नहीं आएगा, इस बात के चांसेस 30% है। तो 2900 को पूरे के पूरे को हम अकाउंट फॉर करने की बजाय उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे हम अकाउंटिंग करेंगे। हाँ जी, यहां से आगे बढ़ू। हाँ जी, नहीं, मैंने ये आपको फेयर वैल्यू का डिफरेंस नहीं बताया। मैंने इसमें फेयर वैल्यू का डिफरेंस नहीं बोला अभी। आप दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा देखें, मैं आपको फिर बताऊं, ये ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऐसे ही होंगी, प्रोबेबिलिटी इस तरह ही निकलेंगी, आपको ऐसे ही करना होगा। नहीं, ये तो मुझे समझाने में आसानी थी क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट IAS 36 वाला तरीका था। वरना आप क्रेडिट लॉस की अंग्रेजी पढ़ें तो अंग्रेजी का मतलब यह है कि इन कैश फ्लोज और इन कैश फ्लोज का डिफरेंस, उसकी पीवी। क्रेडिट लॉस की अंग्रेजी ये है। मैंने तो आपको IAS 36 की वजह से रिलेट करने के लिए दिस माइनस दिस करवा दिया। तो अब जो आप पूछना चाह रहे हैं फेयर वैल्यू हुआ तो क्या होगा, तो आप कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट में फेयर वैल्यू का इफेक्ट भी आ रहा होगा। इसीलिए असल तरीका ये नहीं है। असल तरीका है कैश फ्लोज में से कितने डूबेंगे उनकी पीवी। ये तो मैंने आपको उस वैल्यू यूज वाले तरीके से रिलेट करके बताया, बस ताकि आपको क्रेडिट लॉस रिलेट कर सकूं, वही इंपेयरमेंट लॉस की तरह की चीज। वरना असल में जो कैलकुलेट होना है वो कैश फ्लोज की पीवी है जिनने नहीं मिलने। अंग्रेजी भी वही लिखी हुई है, 0, 300, 500, 2500 इनकी पीवी। अब चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, चाहे अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट हो, हमने जो कैश फ्लोज डूबने हैं उनकी पीवी को क्रेडिट लॉस कहा। 12 मंथ और लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस वाली बात क्लियर? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ही दो तरह का होता है, या वो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होता है या वो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होता है। क्रेडिट लॉस सिर्फ पैसे डूबने की अमाउंट है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर है। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, इस पे डिपेंड करते हुए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या तो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा या लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा।
वो 30% पे क्यों लगाएंगे? मगर होता ही 2 तरह का 12 या 45, तो 30% क्यों लगाएंगे? वो किस केस में? मैंने ना अभी एक बात कही थी कि 30% वाली बात खत्म हो गई, छोड़ दें उसको। 20 और 45 मैंने एक अगली बात कर दी थी, मैं फिर अर्ज करता हूं। क्रेडिट लॉस पैसे डूबने वाली अमाउंट है, जब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है? 30 सिर्फ इतना समझाने के लिए बोला था कि जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। बस अब ये 30 खत्म हो गया। अब वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस दो तरह का है, या वो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है या लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। पेज 10 का लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लें, पेज 10 का लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लें, ये भी मैंने शुरू में बता दी थी बात। क्या जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर भी एम ही खुद ही सोचते रहते हैं, खुद ही सोचते रहते हैं। क्या जी? प्रोविजन डाउटफुल डेट जैसा हाई स्टैंड की कोई प्रोविजन नहीं होती, 37 की होती है। नहीं, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो और चीज़ है यार, सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगने से थोड़ी आई 37 आ जाएगा। चलें पेज 11 पे आए, पेज 11। अच्छा, अब आपके पास पेज 11 और 12 दोनों खुले में आमने सामने। अगर 11 के टॉप पे है जनरल अप्रोच और 12 के टॉप पे है सिंप्लीफाइड अप्रोच। ये दो केसेस हैं, जनरल अप्रोच, सिंप्लीफाइड अप्रोच। सिंप्लीफाइड अप्रोच किन के लिए है वो एक अलग एक्सेप्शनल चीज है, और वो ना हो तो जनरल अप्रोच। यानी मेन है जनरल अप्रोच, कुछ आइटम्स के लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच है, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वैसे, लेकिन चलो बहरहाल दो केसेस बनाए तो इज्जत तो देनी है उन केसेस को। पेज 11 पे जनरल अप्रोच है, पेज 12 पे सिंप्लीफाइड अप्रोच है। सिंप्लीफाइड अप्रोच किन के लिए है? ये दो तीन चीजें हैं बस, उनके लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच है, अदरवाइज जनरल अप्रोच है। तो पेज 11 जनरल अप्रोच। अब जनरल अप्रोच क्या है? पॉइंट नंबर 1, जब भी एसेट पहली दफा रिकॉर्ड करेंगे, यानी इनिशियली जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे, साथ उसकी इंपेयरमेंट लॉस की भी अकाउंटिंग करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन पे जब इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी तो साथ इंपेयरमेंट लॉस की भी एंट्री होगी। किस अमाउंट से? जो उस वक्त 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की फिगर है। जब भी इन्वेस्टमेंट पहले दिन रिकॉर्ड होगी, साथ ही इंपेयरमेंट लॉस की भी रिकॉर्डिंग होगी, यानी खरीदते साथ ही इंपेयरमेंट लॉस। और कौन सी फिगर? 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ होगा, होगा जब 0% चांस है, 12 मंथ्स के अंदर है ही नहीं तो इसका मतलब वो 0 है। अब तो फिर वो 0 है, तो यकीनन नहीं करेंगे फिर 0 है तो। पॉइंट नंबर 1 जी, बेहतर क्या? वो सब्सिक्वेंट के लिए इनिशियली 12 मंथ ही है, पहली एंट्री 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाली अमाउंट से ही होगी। एंट्री क्या होगी वो बाद में बताता हूं। पहले पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ इतनी बात की है कि जब भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी, साथ इंपेयरमेंट लॉस की भी एंट्री होगी, और वो एंट्री किस अमाउंट से होगी? 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब आते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे आके देखेंगे कि जो शुरू में हालात थे, हालात मतलब चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट ऑफ डूबना नहीं, डूबने की अमाउंट नहीं, जो चांसेस थे उनकी बात हो रही है। हालात खराबी के जो चांसेस थे ना उनकी बात हो रही है। 2900 की बात नहीं हो रही है, चांसेस की बात हो रही है। अगर पिछले साल जो कंपनी के हालात खराब होने के चांसेस थे, पिछले साल नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन सॉरी, लेकिन ईयर एंड पे आके अब चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो लेफ्ट कॉलम पॉइंट नंबर 2 का, और अगर चांसेस को ज्यादा नहीं बढ़े हैं तो राइट वाला कॉलम। पॉइंट नंबर 1 है इनिशियल के लिए, जब भी इनिशियली इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी, साथ इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड होगा, किस अमाउंट से? 12 मंथ क्रेडिट लॉसेस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस से। और पॉइंट 2 है सब्सिक्वेंट, अगर तो इनिशियली जो हालात थे, डूबने के वाकया होने के चांसेस बढ़ गए हैं सिग्निफिकेंटली,
तो लेफ्ट वाला कॉलम 0.2 का, और अगर नहीं बढ़े तो राइट वाला कॉलम। अच्छा बढ़ गए हैं तो क्या 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की अमाउंट छोड़ के लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अमाउंट पे आ जाएंगे। अच्छा ये इंडिविजुअल हमने फैसला नहीं करना, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट है ना ये मैनेजमेंट ने देखना होता है। पेपर में आपको बताएगा ना, पेपर में आपको बात बताएगा कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए, पेपर में ये बात बताएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बदल गई हो और ईयर एंड पे आके अब अगले 12 मंथ आ गए ना। वो जो पहले दिन रिकॉर्ड किए थे वो तो 1 जनवरी पे खड़े होकर 12 मंथ थे, अब हम 31 दिसंबर पे आ गए तो वहां से अगले 12 मंथ होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है जी? पहले दिन इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा और अमाउंट 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। और पॉइंट 2 ये है कि अब जब ईयर एंड आएगा तो हम देखेंगे कि डूबने के जो चांसेस थे, तो जो हमने शुरू में सोचे हुए थे कहीं चांसेस सिग्निफिकेंटली तो नहीं बढ़ गए। अगर बढ़ गए तो इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस की फिगर ले लेंगे, और अगर चांसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े तो 12 मंथ्स पे ही रहेंगे। 12 मंथ्स पे रहेंगे का मतलब ये नहीं कि जो पहले दिन थी फिगर वो रहेंगे, ये मतलब नहीं है, क्योंकि पहले दिन थे ये वाले 12 महीने, अब हम ईयर एंड पे आ गए, अब वो अगले 12 महीने होंगे, तो अमाउंट चेंज हो सकती है, सेम रह भी सकती है, चेंज भी हो सकती है। लेकिन हम कौन सी अमाउंट पे इंपेयरमेंट लॉस कैरी कर रहे होंगे? अगर सिग्निफिकेंटली रिस्क नहीं बढ़ा तो अगले 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, और अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ लें, ये नोट्स वाला इंपॉर्टेंट वाला डब्बा भी रहने दीजिए। पॉइंट 1 और 2 की अंग्रेजी पढ़ लें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की अंग्रेजी पढ़ लें, इंपॉर्टेंट वाला डब्बा रहने दें अभी। हाँ जी, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्या बढ़ गया? 2900 नहीं बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी, चांसेस बढ़ गए। ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, पॉइंट 1 पूछ रहे हैं, 2 पहुंच। हाँ जी बिल्कुल, इनिशियल भी जो कैलकुलेट, इनिशियल भी जब होंगे ना तब भी हम बुरा बुरा ही सोच रहे होंगे कि अगर डूब गया तो क्या होगा। अच्छा अब ये बुरा डूबना क्या है, ये भी कोई ना कोई अंदाजे बेस्ट ही लगाए जा रहे होंगे, लेकिन होंगे ये इसी तरह के अंदाजे कि अगर डूब गया तो क्या डूबेगा। उसके बाद हर साल के एंड पे अपडेट करें जी। हाँ बात करके समझ आएंगे कि इनिशियल लेट्स सपोज 10 है और इसके मुताबिक साल के एंड पे 20 है, तो हम 10 की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। अभी आता हूं एंट्री पे, एंट्री क्या करनी है? प्रोविजन के केस में होता है कि लाजमी होता है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करनी ही करनी है। तो इसमें कैसे एक लाजमी है जीरो प्रोविजन कौन सी लाजमी रिकॉर्ड करनी है? वो जो आप बचपन में प्रोविजन फॉर डेटर पढ़ते आए हैं ना, वो असल में यही है, असल में वो यही है। वो तो लाजमी करनी होती है ना अपने डेटर्स का प्रोविजन रिकॉर्ड। तो ये भी लाजमी करनी है, ऑप्शन तो नहीं है सर। अगर नहीं है तो क्रेडिट तो प्रोविजन भी कोई लाजमी नहीं करनी होती है। अगर डाउट नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी डाउट करना होता है, वो तो सवालों में प्रोविजन होती थी, वरना जरूरी थोड़ी कि नहीं ढूंढ के लाओ प्रोविजन। पॉइंट 1 और 2। अच्छा पॉइंट नंबर 4 पे आए अब, इसी पेज पे नीचे पॉइंट 4, इसी पेज के नीचे पॉइंट 4 की अकाउंटिंग क्या करनी है। ये जो हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अमाउंट निकाल रहे होंगे ना, जैसे 1 जनवरी, अभी पॉइंट 4 छोड़े, इधर मेरी बात सुने। 1 जनवरी 20 को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस था 3000, तो हमने 3000 की एंट्री कर ली। क्या एंट्री की है बताता हूं भी। 31 दिसंबर पे आए और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है 5200, तो हम 2200 से और एंट्री करेंगे। यानी ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज हैं ये एक क्यूमुलेटिव फिगर है, ये एंट्री की अमाउंट नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस की फिगर है।
तो हमने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की जो अमाउंट में चेंज आ रहा है उसकी अकाउंटिंग कर रही है। ठीक है, हमने 5200 की एंट्री नहीं करनी है एंड पे आके, 2200 की एंट्री करनी है जी। तो हमने 3000 किया था पुराने कैश फ्लोज के हिसाब से, जी। ये हम अपडेटेड परसेंटेज अपडेटेड कैश फ्लोज पे, बिल्कुल। फिर क्यूमुलेटिव कैसे आ रहा है? वो कैश फ्लोज भी चेंज हो गए, सारा कुछ चेंज हो गया, फिर जो परसेंटेज। अच्छा चलें, बचपन की अकाउंटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से दे दूं मिसाल। डेटर्स हर साल के एंड पे डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनती है। वो जो आंसर निकलता है वो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं निकलता, वो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। तो ये कुछ ऐसी सी चीज है, ये हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं कि अब इतना पैसा डूबने का चांस है, जितना मिलना था मिल गया, ठीक है, कैश फ्लोज बिल्कुल ठीक है, चेंज हो गए, साल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो तो बात ठीक है, लेकिन ईयर एंड पे अब हम खड़े होकर देख रहे हैं कि पैसा डूबने के चांसेस के मुताबिक अब इतना है जो डूबना है, यानी हमने इंपेयरमेंट लॉसेस एक्यूमुलेटेड इतने रखने हैं। ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये आप कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह की चीज है। तो उसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो हर साल अपडेटेड डेटर्स भी होती है, डेटर्स बदल रहे होते हैं, लेकिन होता वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की हर साल के एंड पे फिगर होगी, ये क्लोजिंग फिगर होगी, और जो इसमें डिफरेंस है उससे एंट्री होगी। अच्छा, एंट्री होगी क्या? हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कौन सी क्लास के लिए है? ये वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी हैं, उनकी दो क्लासेस, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अमाउंट तो क्लासेस पे डिपेंडेंट नहीं है, अमाउंट तो ऐसे ही निकलेगी और डलेगा भी ये लॉस P&L को, चाहे अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, ये इंपेयरमेंट लॉस P&L को ही चार्ज होना है। क्रेडिट कहां होना है ये क्लास पे डिपेंड करता है। अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है तो एक एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस तरह का अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे ईयर एंड पे आके हमने 2200 की अगर एंट्री करनी है तो P&L तो डेबिट होना ही होना है 2200 से, लेकिन अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट हुआ तो एक एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस नामी अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं, लॉस अलाउंस भी कह सकते हैं। और पीपीई एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कहां प्रेजेंट होता है? पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कहां प्रेजेंट होता है? बैलेंस शीट में एसेट में से लेस होता है ना, इसको कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं कि ये एसेट में से लेस होकर शो होता है। अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट हुआ ये तो ऐसे ही होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हुआ तो P&L तो डेबिट होगा। फिर पूछ रहा हूं ये कहां प्रेजेंट होगा? बैलेंस शीट में, एसेट में से लेस होगा ना। अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो लॉस तो P&L को ही चार्ज होगा, ये नामी अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अगर ये नामी अकाउंट, थोड़ी सी गहरी बात है, बस कर रहा हूं ब्रेक अभी, मतलब क्लास ये वाली एंड कर रहा हूं, ये चीज कंक्लूड, ये डिस्कशन कंक्लूड कर लो, फिर अगली क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है अगर तो P&L डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस या लॉस अलाउंस भी ठीक है, ये क्रेडिट, और ये एक कॉन्ट्रा एसेट है। इस अकाउंट का CD बैलेंस कहां प्रेजेंट होगा? इन्वेस्टमेंट में से लेस होगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, ये वाली बात मैंने किसकी बताई है? अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट उस टेबल की फिगर से आ रही होती है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कैसे निकली होती है? टेबल से बेशक निकल रही होती है, लेकिन उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे होते हैं। अब उसको हमने फेयर वैल्यू पे अपडेट कर लिया, अगर इस इन्वेस्टमेंट के हालात खराब हमें होते नजर आ रहे हैं तो बाकी दुनिया को भी होते नजर आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी। हम फिर से अगर एक्यूमुलेटेड लॉस क्रेडिट कर दें वो फिर से इन्वेस्टमेंट में से लेस हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट नहीं होता, फेयर वैल्यू रिजर्व ही क्रेडिट हो जाता है। ये बिल्कुल वही चीज है, ओसीआई में प्रेजेंट होगा और रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में। फेयर वैल्यू रिजर्व का नाम भी इस्तेमाल हो सकता है, लॉस अलाउंस का भी नाम इस्तेमाल हो सकता है। एक किताब, बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, वैसे अगर किसी को कभी पढ़ने का शौक हो, ग्रिपिंग IFRS बड़ी अच्छी किताब है, उसमें उसने लॉस अलाउंस का नाम यूज किया हुआ है, लेकिन ICAP के सोल्यूशन में फेयर वैल्यू रिजर्व का नाम इस्तेमाल हुआ है। तो आप बेशक लॉस अलाउंस का नाम इस्तेमाल कर लें, चाहे फेयर वैल्यू रिजर्व का नाम इस्तेमाल कर लें। ICAP के सोल्यूशन में चूंकि फेयर वैल्यू रिजर्व है तो बेहतर है कि ये नाम इस्तेमाल कर लें। ये वाली बात फिर सुनने, बस क्लोज कर रहा हूं। 2200 से एंट्री होगी, 5200 से नहीं, ये बात ओके। और एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट जाना ही है, चाहे अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो। क्रेडिट क्या होगा? अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है तो ये एक एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, जिसको लॉस भी कह सकते हैं, ये कॉन्ट्रा एसेट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस, यार मसला आप में है, वो भी सो रहा है, वो भी सो रहा है।
ऐसे ऐसे क्या बता रहा था? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो या एमोर्टाइज कॉस्ट हो, एक्सपेंस तो बनेगा ही बनेगा, और 2200 से बनेगा, 5200 से नहीं। अगर एमोर्टाइज कॉस्ट है तो ये कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट होगा अकाउंट। इंपेयरमेंट लॉस एक्यूमुलेटेड का वर्ड भी ठीक है, लॉस अलाउंस का वर्ड भी ठीक है। प्रेजेंट कहां होगा इसका? क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में एसेट में से लेस होगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ये एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस नामी अकाउंट नहीं होगा, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं है, ये वही फेयर वैल्यू रिजर्व ही है, और ये ओसीआई में ही नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव क्या नेगेटिव? ओसीआई में पॉजिटिव आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा? तो इंपेयरमेंट लॉस है तो फिर पॉजिटिव क्यों आएगा? अच्छा, अभी अगली क्लास में एक सवाल कर लेना, वैल्यू सामने आ जाए फिर इसकी साइंस बताऊंगा कि पॉजिटिव क्यों आएगा। पॉजिटिव आएगा, ओसीआई में पॉजिटिव आएगा, ओसीआई में पॉजिटिव आएगा। फिर इसका मैं भी सवाल कराता हूं अगली क्लास में, तो उसका रीजन बताता हूं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लीजिए, और ये जो मैंने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के साथ अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉस लिखा हुआ है, इसको स्लैश करके फेयर वैल्यू रिजर्व भी लिख लें, यानी कि फेयर वैल्यू रिजर्व भी क्रेडिट हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 की दूसरी वाली एंट्री में, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली एंट्री में जो मैंने क्रेडिट किया हुआ है अलाउंस, आप उसके साथ स्लैश फेयर वैल्यू रिजर्व लिख लें कि ये भी क्रेडिट हो सकता है, बल्कि बेशक यही कर लिया करेंगे। और अगर ये 3000 से 2200 हो रहा होता, कितने से? 800 से, तो 800 से एंटी रिवर्स हो जाती। चलें, लेक्चर 37 बस, ठीक है, क्लोज। नमाज पढ़ लें, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उसकी। ठीक है जी।